हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। गाइस, अगर आप नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहिए एग्ज़ाम में, तो आपको किन पार्ट्स पे फोकस करके जाना चाहिए एग्ज़ाम में और किस मेथड्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख के जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कई बार वे बहुत सारे राइटर्स को पढ़ के जाते हैं, उनके थियरी, उनके क्रिटिसिज्म, उनके वर्क्स सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो एग्ज़ाम में आंसर करेक्टली नहीं दे पाते हैं और कई बार तो वे माइनर क्वेश्चंस का भी आंसर करेक्टली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि रिसेंट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो किस मेथड से पूछे जाते हैं। क्योंकि नेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि 2-3-4 साल पे ना कुछ चेंजिंग आते हैं क्वेश्चन पूछने का। तो जो अभी जो रिसेंट पैटर्न है मैं आपको उस बेस पे बताऊंगी कि किस मेथड से आपको प्रिपरेशन करना है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आप आंसर करेक्टली दे पाएँ एग्ज़ाम में और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, राइट। तो सबसे पहला जो है अभी रिसेंट पैटर्न में क्वेश्चन पूछने का नेट जेआरएफ में वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जी हाँ, अभी जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं नेट जेआरएफ का उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 50% 55% क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप क्वेश्चन से स्टूडेंट्स का कोई लॉजिकल क्रिएटिविटी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रोट मेमोराइजेशन कंसेप्ट बेस्ड मेथड हो गया। और रोट मेमोराइजेशन मेथड में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स किसी भी डेट्स, वर्क्स या कोई भी टाइटल को क्या करते हैं, रट्टा मारकर याद करते हैं। तो जब रट्टा मारकर किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो ऑब्वियसली जो उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो इन्हेंस नहीं कर पाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब नेट क्वालिफाइंग बेस जो है वह उसी बेस पे पीएचडी में एडमिशन भी मिलती है। और जब आप पीएचडी करने जाते हो तो क्या होता है, वहाँ स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च बेस्ड माइंड होना चाहिए। लेकिन ये फार्मूला आपको नेट जेआरएफ में लागू नहीं होता है, यानी रिसर्च बेस्ड माइंड आपका नहीं देखता है। इसमें आपका जो है क्या देखता है, आपका रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा आपको फोकस किया जाता है, राइट। तो आपको इन चीज़ पे ध्यान देकर जाना है, यानी कोई भी वर्क्स आप पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर को पढ़ रहे हैं, तो राइटर को पढ़ने के टाइम अपार्ट फ्रॉम द बायोग्राफिकल डिटेल ऑफ द ऑथर्स यू हैव टू मेमोराइज द टाइटल ऑफ द वर्क्स एंड द डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आप उसको याद कीजिए ताकि आप एग्जाम में आंसर करेक्टली कर पाए। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी भी राइटर्स के वर्क्स मेमोराइज करके जाइए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है कि कई बार आपसे कई सारे वर्क्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, यानी कि आपको क्या है, सीक्वेंस, जो वर्क्स का जो सीक्वेंस है उसको ऑर्डर वे में पूछा जाता है। तो ये भी आपका एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही हो गया। जैसे अभी इसी साल अभी जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था नेट जेआरएफ की, तो उसमें शेक्सपियर के वर्क्स दिए गए थे और शेक्सपियर के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको करेक्टली आंसर करने के लिए दिया गया था ऑप्शंस में और उसमें मार्क्स करना था। तो उसी तरह से आप जब शेक्सपियर को वर्क्स पढ़िए या क्रिटिकल या क्रिस्टोफर मार्लो की पढ़िए या फिर कोई भी राइटर को आप पढ़िए, तो आप क्या कीजिए कि उनके वर्क्स के टाइटल के साथ साथ आप उनके जो पब्लिकेशन का जो डेट है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप ज़रूर याद कीजिए ताकि आप क्वेश्चन का आंसर कर पाए रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है वो अभी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यानी कि आपको 2 लिस्ट दिए जाते हैं मैच करने के लिए। एक लिस्ट में क्या होता है, राइटर्स के नेम दिए रहते हैं, दूसरे लिस्ट में क्या होता है, राइटर के वर्क्स या टेक्स्ट दिए जाते हैं और आपको उनसे मैच करना होता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब आप राइटर्स को जानेंगे और राइटर्स के वर्क्स को जानेंगे तभी आप करेक्टली आप उसको मैच कर पाएंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए शेक्सपियर है, शेक्सपियर के वर्क है मैकबेथ, तो मैकबेथ दिया है, शेक्सपियर एक तरफ आपको दिया गया है राइटर, एक मैच लिस्ट 1 में, मैच लिस्ट 2 में एक मैकबेथ भी है। तो आपको पता अगर होगा कि मैकबेथ शेक्सपियर की वर्क है तभी आप करेक्टली उसको मैच कर पाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, सिंपली टाइटल ही पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि अच्छा ऐसे भी पूछा जाता है तो आप आंसर नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या करना है, आपको यहाँ भी देखना है कि आपको रोट मेमोराइजेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यानी कि किसी भी राइटर के वर्क्स को याद करके जाना क्या है, इसमें कोई आपका क्रिटिकल थिंकिंग तो इन्हेंस हो नहीं रहा है, आपको सिर्फ राइटर के वर्क्स को याद करके जाना है यहाँ पे। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 में आप आंसर कर पाएंगे। और एक बार और ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 में आपको कई बार आपको लिटरेरी टर्म्स दे दिए जाते हैं, तो लिटरेरी टर्म्स दिए जाते हैं और उसका कई बार उसका या तो डेफिनेशन होता है या कोई कॉन्सेप्ट होता है जिसका प्रपोज्ड राइटर जो होते हैं उनको लिस्ट में, दूसरे लिस्ट में दिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन राइटर ने किस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है या इंट्रोड्यूस किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्या फोकस करना है, अभी आपका रिसेंट मेथड ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अभी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कई बार फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क पूछ दिए जाते हैं, लास्ट पब्लिश्ड वर्क पूछ दिए जाते हैं, अनफिनिश्ड वर्क और लास्ट कंप्लीट वर्क पूछ दिए जाते हैं। तो आप जब प्रिपरेशन करते होते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं होता है कि कैसे इसको पढ़ना है, फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये बीच का वर्क्स है। आप सिंपली पढ़ लेते हो कि हाँ ये राइटर है, ये इनके वर्क्स है, बस ऐसे। तो ऐसे नहीं, आपको इस मेथड से पढ़ के जाना है कि किस राइटर का कौन सा फर्स्ट वर्क है, कौन सा लास्ट वर्क है, कौन सा अनफिनिश्ड है और कौन सा लास्ट कंप्लीट वर्क है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी पूछे जाने लगे हैं नेट जेआरएफ एग्जाम में। जैसा कि इसी साल जनवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट रिटन बाय मैरी शेली, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट रिटन बाय मैरी शेली, यानी इनमें से कौन सा नॉवेल मैरी शेली की नहीं है। और ऑप्शंस थे, फर्स्ट ऑप्शन था द लास्ट वुमन, सेकंड ऑप्शन था फ्रैंकेनस्टीन, थर्ड ऑप्शन था फाल्कनर एंड फोर्थ ऑप्शन था द लास्ट मैन। तो इसमें क्या है कि अगर आपको पहले पता होगा कि मैरी शेली के वर्क्स कौन कौन है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे कि कौन नहीं है। जैसे कि मैरी शेली के वर्क्स कौन कौन से हैं, फ्रैंकेनस्टीन है और द लास्ट मैन है, फाल्कनर है, लोडोर है, तो ये सब मैरी शेली के वर्क है। ओके, लेकिन अब तो क्या बचा है इसमें, द लोस्ट वुमेन, ऑटोमेटिकली द लोस्ट वुमेन बच गया, यानी कि उसको मैरी शेली ने नहीं लिखा है। तो आप इस बेस पे भी उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे कई बार सब टाइटल भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि एक बार क्वेश्चन था व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ फ्रैंकेनस्टीन, इसी मैरी शेली के वर्क से थे। तो फ्रैंकेनस्टीन के सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस। तो आप जब कोई भी वर्क्स पढ़िए तो उसका सब टाइटल भी आप उसका ध्यान में रखिए, ताकि ये छोटे छोटे माइनर जो क्वेश्चन होते हैं उसका भी आप आंसर अच्छे से कर सकें। अब इसी साल एक और क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट यू नो, विक्टोरियन राइटर, वेरी फेमस राइटर, और उनका वर्क से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन अब पढ़ना कैसे क्वेश्चन पूछा गया जॉर्ज इलियट से कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट, कौन सा लास्ट नॉवेल है जॉर्ज इलियट का। आप पढ़ लेते हो कि ये नॉवेल है, लेकिन ये नॉवेल है, लेकिन कौन सा लास्ट है, कौन सा फर्स्ट है, आप तो ये तो भूल गए क्योंकि आप ये तो पढ़ कर एग्जाम में नहीं गए। तो यहाँ पर आप गलती करते हैं, एग्जाम में करेक्टली आंसर नहीं करते हैं, आप क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आपका क्वेश्चन में क्या था, लास्ट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट में आपको ऑप्शंस थे मिडलमार्च, सेकंड था डेनियल डोरेडा, थर्ड था सिलास मार्नर एंड द फोर्थ द मील ऑन द फ्लॉस। तो ये चारों जो नॉवेल है ये किसने लिखा है, जॉर्ज इलियट ने ही लिखी है। लेकिन इसमें से कौन सा लास्ट नॉवेल है ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप इस व्यू से आप पढ़ के नहीं गए हो कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। तो यहाँ पे आप गलती करते हो। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा
क्या होगा? डेनियल डिरोडा। डेनियल डिरोडा जो है वह लास्ट नॉवेल है जॉर्ज इलियट की, और फर्स्ट नॉवेल कौन है? एडम बेडे है। क्लियर? फर्स्ट नॉवेल लास्ट नॉवेल दोनों आपको समझ में आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि पोएट्स में तो यूजुअली अभी जो पोएट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में वो खास करके आपको मॉडर्न पोएट्स पूछे जाते हैं, जैसे W.B. येट्स, T.S. इलियट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसी बार 2 क्वेश्चन लगातार इसी साल जनवरी में W.B. येट्स से पूछे गए थे, राइट। और एक क्वेश्चन तो ऐसा भी था W.B. येट्स से जो अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ W.B. येट्स। अब पोएम्स में भी आपको क्रोनोलॉजिकल पूछा जाता है, राइट, उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको बोला जाता है। एक तो क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें बहुत सारे राइटर्स के उनके पोएम्स दे दिए गए थे और उनको क्या करना था, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना था। जैसे क्वेश्चन था ऑप्शन में द टाइगर, द सोलिटरी रीपर, एडोनिस, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ओड टू ऑटम। तो आप देख सकते हैं ये सारे पोएम्स अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं। जैसे द टाइगर किसने लिखा? विलियम ब्लेक ने, सोलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ ने, एडोनिस शेली ने, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज ने, और ओड टू ऑटम किड्स ने। तो ये सारे पोएम्स के जब आपको पब्लिकेशन डेट पता होंगे तभी तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो भी वर्क्स पढ़िए उनका पब्लिकेशन डेट जरूर याद करिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान रख कर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखकर जाने की ज़रूरत है कि क्रिटिसिज्म से 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। तो आप क्रिटिसिज्म में भी आपको कई बार टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसी बार एक क्वेश्चन था वो व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या? व्हेन यू नो व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ओनली देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से जो भी क्रिटिसिज्म है टाइप्स है, जैसे साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है। इनको पढ़ कर जाइए डीपली और कौन कौन से राइटर्स इनके अंदर आते हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखकर जाने की जरूरत है रैटरिक एंड प्रोसोडी। रैटरिक एंड प्रोसोडी से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हैं हर साल। अब रैटरिक एंड प्रोसोडी से 1-2 क्वेश्चन तो आपको कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, और कई बार आजकल क्या है इनका ट्रेंड की कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं पोएम में। तो उसमें क्या है कि उसके थ्रू, उस पोएम के थ्रू, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आपको रैटरिक प्रोसोडी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे व्हाट इज द मीटर ऑफ दिस पोएम, राइमिंग के बारे में पूछ लेते हैं इस तरह से। तो ये रैट हो गया आपको। या फिर कोई लिटरेरी टर्म्स दे देते हैं उसी के अंदर में कि इस पोएम में ये लिटरेरी टर्म्स का क्या मीनिंग है। तो लिटरेरी टर्म्स जरूर आप पढ़ के चाहिए, सारे लिटरेरी टर्म्स। इवन आई हैव कवर्ड ऑल द लिटरेरी टर्म्स through my YouTube channel, so you can visit my channel and you can know all the literary terms in detail. नेक्स्ट यू हैव टू कीप इन द माइंड कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। कल्चरल स्टडीज़ से 4 to 5 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। खास करके राइटर के वर्क्स पूछे जाते हैं। कई बार उनसे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके वर्क्स को टाइटल पूछे जाते हैं, राइट। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप मूवमेंट्स स्कूल्स भी पढ़ के जाइए। जैसे द ऑर्डियन ग्रुप है, 1930 पोएट्स ग्रुप है, मेटाफिजिकल पोएट्स है, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स है, इमेजिस्ट पोएट्स है। तो जो भी है ब्लैक आर्ट मूवमेंट पोएट्स है, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं। इन सबको देख कर जाइए। उन सब के अंदर जो राइटर्स आते हैं उन सबको पढ़ के जाइए। Only then you can be able to score high marks in NET and JRF examination. I hope these tricks will help you to qualify NET JRF examination. All the best.